अच्छा, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करें कि आपके नज़रिए से, या आपके नज़रिए से ना कहें, फैक्ट्स के नज़रिए से वुमेन एम्पावरमेंट का मकसद क्या होना चाहिए? जैसे आज हम देख रहे हैं पूरी दुनिया इस आग में जल रही है। ईरान में आप देखिए महिलाओं ने एक विरोध प्रदर्शन कर रखा है, माई बॉडी माई रूल्स। भारत में भी ये देखने को मिल रहा है। तो क्या ये कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं कि आप महिलाओं को एक प्रोडक्ट की तरह कम कपड़ों में आप परोस दीजिए और उसको नाम दीजिए वुमेन एम्पावरमेंट का? ऐसा ही कुछ नहीं है ये। और बात है अगर महिला सशक्तिकरण की, तो देखिए एक जेंडर होता है, जेंडर क्या होता है, ये न्यूट्रल वर्ड है। देखा जाए कि अगर जेंडर इक्वलिटी की बात करी जाए तो हो सकता है किसी समाज में पुरुष से ज्यादा महिलाओं को इंपॉर्टेंस मिले। जैसे हमारे यहाँ बहुत जनजातीय समाज हैं, वहां पर क्या है कि वहां पर मात्र सत्तात्मक व्यवस्था चलती है। संपत्ति का अधिकार महिलाओं को होता है। तो आप ये मान के चलिए, जब महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिलता है, जिसको भी संपत्ति का अधिकार होता है, कहीं ना कहीं वो अपना वर्चस्व, अपने अधिकार दिखाने लगता है। और हमारे सोसाइटी की अगर बात करें तो हमारे यहाँ महिलाओं के पिछड़े होने का सबसे बड़ा कारण है पितृसत्तात्मक व्यवस्था। एक पैट्रियार्कल सोसाइटी जो शुरू से चली आ रही है, देखिए वो बनाई इसीलिए गई क्योंकि किसी ना किसी को तो घर में रहना था, किसी ना किसी को तो रोजगार करने बाहर जाना था। तो ये हुआ कि भाई बच्चे हुए, अब बच्चे माँ के अगर फीडिंग करनी है तो माँ के साथ रहेंगे। तो ये हुआ कि भाई बच्चे को लेकर तो बाहर शिकार पे जा नहीं सकते, रोजगार पे जा नहीं सकते। तो ये हुआ कि आप घर की जिम्मेदारियां संभालिए और हम जो है बाहर के काम करेंगे। कहीं ना कहीं उनकी बॉडी जिस तरह से बनी है उसका भी उसके पीछे बहुत हाथ है कि उनके अंदर वो नाजुक होती है। देखिए दो पहिए हमेशा होते हैं, तो अगर घर चल रहा है तो घर पे रहकर भी एक पहिया घर के काम करेगा और घर के बाहर जाकर एक दूसरा पहिया होता है, वो घर के बाहर के काम करेगा। फिर हुआ क्या कि जो संपत्ति का अधिकार यानी कि जो पितृ सत्तात्मक व्यवस्था आई ना, उसने कहीं ना कहीं महिलाओं को पीछे ढकेल दिया। उसमें यह हुआ कि जैसे ही संपत्ति का अधिकार पुरुषों से पुरुषों में जाने लगा तो महिलाओं का क्या है, कहीं ना कहीं शोषण होने लगा, महिलाओं से अधिकार छीन लिए गए। तो कहीं ना कहीं महिलाओं से जो संपत्ति का अधिकार छीना गया इस पितृ सत्तात्मक व्यवस्था के अंतर्गत, उसी की वजह से धीरे धीरे वो पिछड़ती चली गई और समय के साथ उनसे शिक्षा का अधिकार छीन लिया गया। ये सबसे बुरी चीज है। शिक्षा का अधिकार जिन जिन लोगों से छीना गया, इतिहास में जिन जिन लोगों से इस शिक्षा का अधिकार छीना गया वो पिछड़ गए। और कहीं ना कहीं आज समाज में आपको जो आरक्षण दिखाई दे रहा है उसके कारण यही आरक्षण देना पड़ा। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अगर आप 2-3 पीढ़ियों तक शिक्षा ना दे, क्योंकि देखिए जो शिक्षित व्यक्ति है जब उसका बच्चा बड़ा होता है तो वो बचपन से उसको शिक्षा देना शुरू कर देता है। लेकिन अगर एक अनपढ़ परिवार में कोई बच्चा पैदा होगा तो उसकी शिक्षा की शुरुआत जब वो स्कूल जाता है तब शुरू होगी। तो ये सबसे बड़ी चीज है। तो जब तक, इसीलिए देखिए सरकार के द्वारा कानून भी लाया जा रहा है महिला सशक्तिकरण के नाम पर। अब उनको संपत्ति में अधिकार, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर महिला सशक्तिकरण करना है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आवश्यक है कि जब तक महिलाओं को संपत्ति में अधिकार नहीं मिलेगा उनकी बातें नहीं सुनी जाएंगी। नहीं, संपत्ति में अधिकार तो गवर्नमेंट ने पहले से दे रखा है और देखा जाए तो कई धर्मों में ये विधान पहले से है, क्रिश्चियनिटी में है, इस्लाम में है, संपत्ति में बराबर अधिकार है। नहीं, आप यहाँ पर एक चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं कि पुरुष सत्तात्मक कहा तो जाता है कि संपत्ति सारी पुरुषों के पास रहती है। आप लेकिन देखिए पुरुष करता किसके लिए? पुरुष मेहनत करता है, बाहर जाता है, कमाता है, ला के वो सब कुछ महिलाओं को तो सौंपता है। उन्हीं के लिए तो तकलीफें उठाता है। देखिए अब देखिए महिला सशक्तिकरण का मतलब यहाँ पर यह भी हो रहा है कि महिलाएं जो विवाह के बाद अपने ससुराल में जाती हैं और कभी शायद उनके साथ वहां पर अत्याचार होने लगता है, तो वहां पर वो अत्याचार क्यों सहती है? क्योंकि वहां से छोड़कर वो जाएंगी कहाँ? बताइए। अगर उनके पास अपना एक घर, संपत्ति में उनको अधिकार मिला हो कि भाई आपके पास घर का ये पार्ट है, तो कम से कम जब ससुराल में उनके साथ कुछ हो रहा है तो वो वापस तो आ सकती हैं। नहीं, इसका कारण तो हम दहेज को कह सकते हैं, या हमारे यहाँ दहेज कहाँ पे जो अशिक्षा है उसकी वजह से ये है। क्योंकि संपत्ति का अधिकार ना होने के बावजूद पेरेंट्स सपोर्ट तो करते ही हैं, शादी के बाद भी सपोर्ट करते हैं। सबसे बुरी चीज है हमारे यहाँ, समाज की सबसे बड़ी दुर्गति मैं आज आपको बता रहा हूँ। पेरेंट्स के द्वारा ज्यादातर मामलों में विवाह के बाद बच्चियों को उनके ऊपर छोड़ दिया जाता है कि अपना जीवन, कहते हैं हम लोग के यहाँ तो कहा जाता है
कि भैया विदा हो रही हो, अब ससुराल से तुम्हारी अर्थी उठे। ये चीज पहले से डाल दी गई। और जब बेटी को पता है कि हमारे साथ कुछ हो रहा है और घर वालों को बता रही है, वही माँ बाप, वही भाई जिनकी बहन को कोई टच कर ले, जिसकी बेटी को कोई बुरी नजर से देख ले, तो वो उसका खून पी जाए। जब ससुराल में उनके साथ वही अत्याचार हो रहा है, जब पहली बार हाथ उठाया गया, तब कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? क्या अब विवाह के बाद सारे अधिकार पति को दे दिए गए इस वजह से कि अब बाप था तो बाप पिटाई नहीं कर रहा था बेटी की, बाप ने कभी हाथ नहीं उठाया, तो पति को यह अधिकार किसने दे दिया कि आप बात बेबात पत्नी के ऊपर हाथ उठाए? ये पितृ सत्तात्मक व्यवस्था की वजह से, और कहीं ना कहीं संपत्ति में अधिकार ना मिलने की वजह से। अगर संपत्ति में अधिकार मिलता तो शायद दहेज जैसी प्रथा की आवश्यकता ही न पड़ती। संपत्ति में अधिकार, दहेज क्या है? संपत्ति का हिस्सा ही तो दे रहे हैं कैश के रूप में, देखा जाए दहेज क्या है? आप उनकी बेटी हैं तो उनकी प्रॉपर्टी पे आपका हक है, तो आप दहेज के रूप में संपत्ति का एक भाग लेकर आइए। अगर संपत्ति में अधिकार मिलता तो शायद दहेज व्यवस्था ही नहीं चलती, क्योंकि वो ऑलरेडी अपना, और कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से सक्षम रहती कि तुम छोड़ दोगे तो क्या है, मेरे पास अपना घर है। और संपत्ति का अधिकार मिलने के कारण ही पुरुषों ने अपने अधिकार जताने शुरू किए। हर चीज में मैं कमाता हूं, मैं ही डिसीजन लूंगा, यही तो है। ये सबसे बड़ी चीज है कि जो व्यक्ति कमा रहा है तो उसकी जिम्मेदारी है, परिवार के लिए कमा रहे हैं ना। नहीं, लेकिन ये आज के समय में ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि महिलाएं पढ़ रही हैं, पढ़ लिख के की शादी हो रही है, अगर वहाँ से वो निकल रही हैं, उसके बाद आप एजुकेटेड हैं, आप अपनी जॉब कर सकती हैं, आप बहुत कुछ कर सकती हैं। और यही आप पुरुषों के साथ देखिए, उनके साथ भी होता है कि उनका तलाक हुआ और चीज़ें हुई, उनकी संपत्ति में बंटवारा हो गया, चला गया, तो वो भी तो अपना करते हैं। आप जिस रेशियो की बात कर रहे हैं, भारत में 70% आबादी गांव में रहती है। गांव में कितनी महिलाएं पढ़ी लिखी, आप बताइए, कितनी महिलाओं को प्रॉपर्टी में राइट मिला? उस 70% पॉपुलेशन को आप भूल जाते हैं। शहरों में जो आबादी रह रही है उसमें से जो 10% महिलाएं पढ़ रही हैं, जिनको शायद संपत्ति में अधिकार मिल रहा है, जो नौकरी में जा रही हैं, आप उस रेशियो को देख रहे हैं। आप पूरे भारतवर्ष की जनसंख्या में जो महिलाएं हैं, जो 70% महिलाएं गांव में रह रही हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। अत्याचार उनके साथ हो रहा है, तो उनका तो एम्पावरमेंट अभी भी नहीं हो रहा है। जो वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे जो निर्वस्त होकर घूम रही हैं, उनके साथ तो पहले भी ये प्रॉब्लम नहीं थी, वो तो गांव की है ही नहीं। जो झंडा उठाए हुए हैं वो तो शहरों की हैं। तो मोरल वैल्यूज, दिक्कत तो जिनके साथ दिक्कत है वो तो बाहर आ ही नहीं रही है। नैतिक मूल्य, सिर्फ नैतिक मूल्य, ये जान लीजिए। और कहीं ना कहीं इसके पीछे जो आज कैपिटलिज्म, जिसको हम पूंजीवाद कहते हैं, पूंजीवाद हमारी देखिए जो अर्थव्यवस्था रही है शुरू से मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें समाजवाद और पूंजीवाद दोनों का मिक्सचर है। समाजवाद में मैक्सिमम चीजें सरकार अपने पास रखेगी, क्योंकि सरकार का जो रूप होता है हमारे यहाँ वो वेलफेयर स्टेट का रहा है, कल्याणकारी। और दूसरी तरफ पूंजीवाद, जिसमें कि बाजार को पूरा महत्व दिया जाता है। तो आज जो ये कैपिटलिज्म हमारे यहाँ बढ़ गया है, आप देख लीजिए, ज्यादा से ज्यादा कमाई की होड़ रहती है कि नहीं रहती? तो वो महिलाएं भी उसी कैपिटलिज्म का शिकार है, जहां पर उनको अंदर मोरल वैल्यूज नहीं डाली जा रही, उनको वो आर्थिक जो लाभ है केवल वही दिखाई पड़ रहा है। और उनको लगता है कि सारी खुशियां सिर्फ पैसे से आती हैं, और उस पैसे के लिए फिर वो हर तरह की मोरल वैल्यूज को छोड़ते हुए इस फील्ड में आती है। और मैंने दूसरा बताया, मॉडर्निटी। सबको लगता है कि जब हम छोटे कपड़े पहनेंगे, फटे हुए कपड़े पहनेंगे, या जो एक तरीके का आज चल रहा है फैशन, तभी हम मॉडर्न लगेंगे। मॉडर्न वहां से नहीं, मॉडर्न यहां से होते हैं। अगर आप मॉडर्न हैं, ठीक है, और मेट्रो में जा रहे हैं, आपके ही देश का एक नागरिक है किसान, जिसका उगाया हुआ अन्न आप खाते हैं, ठीक है ना, आपने मेट्रो में उसको देखा और आपको पता है कि इसी का उपजाया हुआ अन्न जो है आप खाते हैं, लेकिन आप अगर उसको देखकर मुंह बनाते हैं, आपको उससे घिन आती है, तो फिर ये क्या है बताइए? ये मॉडर्निटी नहीं है। मॉडर्न होने का मतलब समाज सभ्य बने, वो दूसरों को भी उतनी इज्जत दे जितनी इज्जत वो अपने लिए चाहता है। ये सबसे आवश्यक है, ये मान के चलिए। अभी 2-3 दिन पहले की घटना है कि एक किसान था, सिर पे गठरी रखी हुई है, साउथ का है, उसको मेट्रो में नहीं चढ़ने दिया गया। बताइए ये कहाँ का न्याय है? बताइए।
ये सामाजिक भेदभाव इस आधार पर, यानी अगर आप बहुत अमीर हो जाएं, बहुत अच्छे अच्छे घरों में रहने लगे, तो क्या जो व्यक्ति अच्छे घर में नहीं रह रहा है, अच्छे कपड़े नहीं पहन रहा है, तो क्या वो आपके घर के आसपास भी ना घूम सके? ये तो नहीं है हमारा समाज। तो आज आवश्यकता है नैतिक मूल्यों, सबसे बड़ी चीज।